हेलो एंड वेलकम टू जैमकैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़रे केमिस्ट्री ऐप। तो स्टूडेंट, हम CSIR नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। उस सीरीज का ये हमारा पार्ट नंबर 4 रहेगा। पहले 3 पार्ट्स में, पहले पार्ट में हमने पीरियोडिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था। सेकंड पार्ट में केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1, थर्ड पार्ट में केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 और ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 है। और इसमें आपका ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग के नेट के PYQ। आपने अगर पहली तीनों वीडियो नहीं देखी, एक बार उनको आप जरूर देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते रहते हैं। काफी क्वेश्चंस मैं पहले 2 वीडियो में उसमें करवा चुका हूं, कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ज्यादातर क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो आपका दिसंबर 16 से लेके एंड जून 11 तक के क्वेश्चंस मतलब कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, आप वीडियोस को काफी अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। ऐसे आप लाइक से शेयर करते रहिएगा वीडियोस को। अगर आप इन सभी एग्जाम की कोचिंग लेना चाहते हैं घर बैठे बड़े ही अफोर्डेबल फीस में, IIT जैम, CUET PG, CSIR नेट, गेट या जितने भी PGT या टेट एग्जाम होते हैं, हमारी ऐप का नाम है पढ़रे केमिस्ट्री। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे फ्री डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं इन सभी कोर्सेज के लिए। पहले आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इन दोनों नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लगभग 35-40 क्वेश्चन आपके रहेंगे भाई, 35-40 के करीब क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। तो ये हमारा जून 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पाई एंड पाई स्टार, यानी कि ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है B2 के अंदर। तो B2 के अंदर अगर बात करेंगे ना, तो ये आपका आएगा ऐसे, ये आपका आएगा ऐसे, ये आपका आता है पाई स्टार और ये आता है आपका पाई। तो देखो, मैंने आपको एक बात पहले ही पढ़ा दी है स्टूडेंट, जो पाई बॉन्डिंग वाले होते हैं ना, पाई BMO जो होते हैं, वो पाई अनजिर्ड होते हैं। ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं पहली 2 क्लासेस में, अगर आपने नोटिस किया हो। इसके पीछे रीजन भी बता सकता हूं मैं। देखिए, जब आपका है ना, जब आपका ये पाई बॉन्डिंग बनता है ना, तो वहां पे जो वेव फंक्शन के साइन होते हैं वो सेम, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। तो जब आप यहां से, ये आपका पाई बॉन्डिंग वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल है, जब आप यहां पे जाएंगे ना इससे अपोजिट में, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। जो पाई बॉन्डिंग वाला होता है ना, वहां पे COS प्रेजेंट नहीं होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट नहीं होता है। जहां पे इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट नहीं होता वो अनजिर्ड टाइप के होते हैं। इसलिए जो पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो अनजिर्ड होते हैं। अगर हम बात करते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो वो आपका पाई जिर्ड टाइप के होते हैं। उसका पीछे रीजन ये दिया जा सकता है भाई, जब आपका कुछ इस टाइप से ये बनेगा, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग वाला, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आता है। तो ये देखो, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, आपका जो साइन आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, पाई बॉन्डिंग वाला जिर्ड नहीं हो सकता, पाई बॉन्डिंग वाला जिर्ड नहीं हो सकता, अनजिर्ड होगा, अनजिर्ड। और पाई स्टार, पाई एंटी बॉन्डिंग जिर्ड होता है, अनजिर्ड नहीं होता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है भाई इस वीडियो का। टेरिलियम जो है TE, ये बेसिकली ऑक्सीजन की फैमिली में लाई करता है। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव का मतलब 7 हो गए। 7 में से इसने 5 की शेयरिंग कर ली फ्लोरीन के साथ, 7 में से 5 की शेयरिंग कर ली फ्लोरीन के साथ, तो ये 5 की फ्लोरीन के साथ। और एक क्या लग गया यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखते हैं दैट इज sp3d2, है ना। और यहाँ पे 4 तो आपको क्या नजर आ रहे हैं, सॉरी 5 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, एक लोन पेयर आ रहा है। तो ये देखो, ये बन गया आपका स्क्वायर। और जब आप इस फ्लोरीन से इसको मिलाएंगे तो ये बन गया आपका स्क्वायर पिरामिडल। तो क्या ज्योमेट्री आ जाएगी इसकी, क्या शेप आ जाएगी इसकी, तो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। ये आपका स्क्वायर पिरामिडल होगा। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी जो ज्योमेट्री आएगी दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है आपके पास कार्बोनिल फ्लोराइड है, C डबल बॉन्ड O है, यहां पे आपका फ्लोरीन है और यहां पे आपका फ्लोरीन है।
सबसे पहला जो क्वेश्चन इन्होंने किया है यहां पे, एक तो आपको बॉन्ड एंगल के बारे में ऑर्डर बताना है और दूसरा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपको बताना है। स्टूडेंट सबसे पहले समझिए, अगर मैं बात करता हूं यहां पे ये कर रहे हैं बॉन्ड एंगल की एफ सी एफ, इसको मैं θ1 मान लेता हूं एक बार, है ना, एफ सी एफ, और दूसरा जो बॉन्ड एंगल की यहां पे कंपैरिजन करवा रहे हैं आपसे वो है आपका एफ सी ओ मान लेते हैं कि ये वाला, इसको मैं θ2 मान लेता हूं। अब ये कह रहे हैं, ये बताइए कि कौन से वाला, है ना, कौन से वाला बॉन्ड एंगल आपका, कौन सा बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा होगा और क्यों। और दूसरी बात, बॉन्ड लेंथ की भी बात कर रहे हैं सी एफ और सीओ में से। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं, अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आपको मैंने लास्ट क्लास में बेंट रूल के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको यह बोला था, अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल इन टीबीपी स्ट्रक्चर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइज ऑन एक्सियल पोजीशन। ऐसा क्यों बोला था? मैंने बोला था जो टीबीपी बनती है वो sp2 प्लस pd से बनती है। pd में एस करैक्टर कम होता है, इसका मतलब जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, उस बॉन्ड में परसेंटेज एस करैक्टर कम होता है। आपको ये बात समझ में आई? तो यहां पे इस चीज को नोटिस कीजिए, ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इस बॉन्ड में परसेंटेज एस करैक्टर कम रहा होगा। जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, उस बॉन्ड में परसेंटेज एस करैक्टर कम होता है। ये बात समझ में? ठीक है। और यहां पे अगर यहां पे इन दोनों में परसेंटेज एस करैक्टर कम है, देखो इन दोनों में परसेंटेज एस करैक्टर कम है, तो क्या यहां पे परसेंटेज एस करैक्टर नहीं बढ़ गया होगा? बिल्कुल भाई, परसेंटेज एस करैक्टर इंक्रीज कर गया होगा इस बॉन्ड में। डबल बॉन्ड तो वैसे ही था और ज्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से इस पर्टिकुलर इस सीएफ बॉन्ड में परसेंटेज एस करैक्टर, अगर यहां परसेंटेज एस करैक्टर कम होगा, पक्का ही इस बॉन्ड में परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ेगा। अगर परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ेगा तो देखो ये डबल से ट्रिपल की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो ये बात आप नोटिस करें, जो सीओ बॉन्ड है, सीओ बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी सीएफ से, सीओ बॉन्ड लेंथ कम होगी सीएफ से। ऐसा हमें दो ऑप्शंस में नजर आ रहा है, इसलिए इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। इन दोनों को हटा सकते हैं क्योंकि यहां पे सीओ की बॉन्ड लेंथ आपका ज्यादा दी गई है। देखो स्टूडेंट, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, परसेंटेज एस करैक्टर ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे बॉन्ड लेंथ भी कम होती है। ठीक है। अब एंगल को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, आपको ये पता है अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती, sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% एस करैक्टर होता है, वहां पे बॉन्ड एंगल आता है 180 डिग्री। sp2 में आपका जो परसेंटेज एस करैक्टर है वो लगभग आपका कम हो जाता है, 33% के आसपास आ जाता है, तो बॉन्ड एंगल 120 होता है। तो ये बात कही जा सकती है कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करैक्टर, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करैक्टर। या तो इसको आप ऐसे देख लीजिए, या आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। देखो अगर यहां पे अगर बात करें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इसकी तरफ ज्यादा रहेगा। एंड यहां पे देखो, यहां पे एक फ्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है, तो यहां पे क्लोज रहेगा। इसीलिए स्टूडेंट यहां देखिए, यहां इतनी ज्यादा रिपल्सन नहीं होगी, इसके अंदर इतनी ज्यादा रिपल्सन नहीं होगी, तो ये जो थीटा बॉन्ड एंगल आप देख पा रहे हैं ना, ये आपको कम मिलेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पे रिपल्सन ज्यादा नहीं होगी। यहां एक तो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहां पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा रहेंगे और इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगी, इसलिए θ2 बड़ा होगा θ1 से, θ2 बड़ा होगा θ1 से। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ना, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बॉन्ड लेंथ सी एफ की ज्यादा होगी, लेकिन बॉन्ड एंगल एफ सी ओ का ज्यादा होगा। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको भाई मैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स में भी पढ़ा सकता था, यहां पे भी पढ़ा रहा हूं। ये आपका एल्यूमिनियम, यहां पे देखो BH4 है। अगर आप BH4 की बात करते हैं, वो कैसे आपको दिखाई देगा BH4, उसको आपको ध्यान से देख लेना भाई। एक हाइड्रोजन यहां पे हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम एक हो गया, एंड BH4 के यहां पे 3 मॉलिक्यूल्स आपके लगे हुए होंगे। तो ये आपका, एक मिनट रुकिएगा भाई, इसकी स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में। The number of 3 center 2 electron bonds present in this,
इसके अंदर कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बोरोन, या हाइड्रोजन यहाँ पे, या हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ये बी ये यहाँ, एक ये यहाँ, ठीक है। सेम इसी वर्जन को कॉपी कर लीजिए आप, बस एक ये यहाँ आ जाएगा और इसी को कॉपी कर लीजिए, एक ये नीचे आ जाएगा। अगर आप देखते हैं इसके बीच में, अगर आप देखेंगे ये जो आपका एक ये इसके साथ जुड़ेगा, ये एक इसके साथ जुड़ेगा, ये एक इसके साथ जुड़ेगा, ये एक इसके साथ जुड़ेगा। कितने हुए भाई? BH4 के 3 ही हुए। हाँ ठीक है, ये ऐसी स्ट्रक्चर इसकी रहेगी। अब ये कह रहा है इसके अंदर कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन ये रहा, एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है आपका, ये बनाना बॉन्ड जिसे बोलते हैं। एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया 2, तीसरा ये हो गया आपका 3, और ये यार इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई यहाँ पे, है ना। यहां तो आपने 2 हाइड्रोजन को जोड़ा इसके साथ, हाँ ये गलत आपने दिखाया भाई। एक मिनट में इसको थोड़ी सी करेक्शन कर लेता हूं भाई पहले, क्योंकि इसमें देखो यहां ये ठीक दिखाया था, इसको थोड़ा सा बस अपने को रोटेट करना पड़ेगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे ना, क्योंकि 6 तो जुड़ेंगे ना इसके साथ। हाँ ऐसे ठीक रहेगा ये। देखो तो अब यहां पे ये बात थी, अब ये इसके साथ ऐसे, ये इसके साथ ऐसे, ये इसके साथ ऐसे, और ये इसके साथ ऐसे, ये कहानी बनेगी। अब देख लो आप 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, तो कितने आएंगे 6। एक कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया, फोर्थ ये वाला हो गया, फिफ्थ ये वाला हो गया, और सिक्स्थ ये वाला हो गया। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा 6। कितने हैं? 6। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, C2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, बहुत ही आसान है। sp मिक्सिंग होगी, 12 इलेक्ट्रॉन है, 21-21 वाली कंसेप्ट चलेगी। कौन सी? 21-21 वाली कंसेप्ट चलेगी। 21-21 का मतलब 2 डब्बे नीचे लगा देते हैं, 1 डब्बा ऊपर। तो ये सिग्मा 1s होता है, ये सिग्मा स्टार 1s होता है, ये सिग्मा 2s होता है, ये सिग्मा स्टार 2s होता है, और ड्यू टू sp मिक्सिंग ये आपका पाई 2px होता है, ये आपका पाई 2py होता है, एंड ये आपका सिग्मा 2pz होता है। 12 इलेक्ट्रॉन आपने भरने हैं, तो यहां पे भरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ठीक है, तो ये ठीक है, यहां तक ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सिग्मा में पहले इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये पॉसिबल नहीं होगा। सिग्मा में पहले इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये पॉसिबल नहीं होगा। पाई में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर सिग्मा में कैसे भर सकते हो? चारों के चारों पाई में आएंगे, चारों के चारों पाई में आएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका है, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। अगर बात करें ब्रोमीन, ये इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, एक आ गया तो 8 हो गए, 4 फ्लोरीन के साथ शेयर किए, एक लोन पेयर यहां लगेगा, एक लोन पेयर यहां लगेगा, और इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप का नाम होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम होता है जी? स्क्वायर प्लेनर। अगर हम बात करते हैं HCF6 की, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर यहां फ्लोरीन के साथ, एक इसके साथ शेयरिंग की, एक इसके साथ, 6 ही हुए। होते कितने हैं? 8। इसका मतलब एक क्या लगा देते हैं? लोन पेयर लगा देते हैं। इसकी जो ज्योमेट्री या शेप होती है इसे बोला जाता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसे? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। सेम टू सेम कहानी आपको इसके लिए देखने को मिलेगी, है ना। ये SB एंटीमनी है, बेसिकली एंटीमनी नाइट्रोजन फैमिली में आता है। इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 नेगेटिव का मतलब 8 हो गए। 8 में से 6 क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, एक ये रहा, एक यहां शेयर किया, एक यहां शेयर किया, एक यहां शेयर किया, एक यहां शेयर किया, एक यहां शेयर, और यहां एक क्या लगेगा स्टूडेंट? इसके पास लोन पेयर लगेगा, ताकि 8 के 8 यहां पे इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। हालांकि ये वाला जो लोन पेयर होता है ना, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा इन्होंने, जस्ट ये पूछा है किस कंपाउंड में कितने लोन पेयर है बस। तो BrF3 में 2 होंगे,
दो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, हटा दो इसको। उसके बाद सेकंड वाले में XCF6 में एक होगा, एक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एक होगा, जीरो नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं भाई। यहाँ पे बात की गई है करेक्ट स्टेटमेंट। एक है आपके पास N2 और एक है आपके पास N2 पॉजिटिव। N2 का मतलब होता है 14 इलेक्ट्रॉन, N2 पॉजिटिव का मतलब होता है 13 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 13 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। N2 हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर देन N2 पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। Hence हैज लार्जर बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू N2 पॉजिटिव। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। N2 की लार्जर बॉन्ड लेंथ नहीं होगी N2 पॉजिटिव से। दिस इज इनकरेक्ट। N2 पॉजिटिव हैज हायर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर हटाओ तुरंत। N2 हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर देन N2 पॉजिटिव, हेंस हायर बॉन्ड हायर डिसोसिएशन एनर्जी। ये बात बिल्कुल सही है स्टूडेंट। जो आपका बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, एंड जो आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। ये कह रहा है N2 का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, हटा दीजिए। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है एज कंपेयर टू N2 पॉजिटिव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ गए भाई। इसे कार्बन सब ऑक्साइड बोला जाता है ना, इसे हम कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं। बोल रहा है कि इसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है, तो बताइए। तो इसमें देखो ये कार्बन कार्बन का ये आ गया, यहां पे डबल बॉन्ड O और यहां पे डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C3O2। तो इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। और कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं यहाँ पे? 1 पाई है ना, 1 पाई ये रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे एंड 4 ही पाई बॉन्ड होंगे। 4 सिग्मा 4 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। XeF2 एंड XeO2F2 की ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर बताइए। जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस फ्लोरीन के साथ शेयर किया, एक इस फ्लोरीन के साथ, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां और एक लोन पेयर यहां। दिस इज लीनियर। इसको लीनियर बोला जाता है, लीनियर, है ना। अब इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अगर हम बात करते हैं, इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो अगर बात की जाए, एक फ्लोरीन ये आ गया, एक फ्लोरीन ये आ गया, डबल बॉन्ड O एंड लोन पेयर। देखने से ही पता लग रहा है 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। तो ये सीसो ज्योमेट्री होती है, इसलिए इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको आप ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 को, फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर एटम इन दिस। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें ना, S2O के अंदर, बताइए क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो सकती है। देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इस सल्फर और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड बना दूं, सॉरी ऐसा देखिए, सल्फर और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड बना दूं। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 ये रहे, 2 यहां शेयरिंग, और एक इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया है ऑक्सीजन को, है ना, ऑक्सीजन को, ताकि ये कंपाउंड बने। एक पॉसिबिलिटी ये कि ये स्ट्रक्चर इसकी हो सकती है। जब इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया होगा तो यहाँ पे -2 हो गया होगा और यहाँ पे आपका +2 हो गया होगा। इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, इसलिए 0। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है और +2 में भी हो सकता है। आई बात समझ में? आई नहीं बात समझ में? ठीक है, तो बी की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, बी यहाँ पे भी और बी यहाँ पे भी। दूसरा देखिएगा, अगर मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूं, इसको मैंने डबल बॉन्ड O के साथ कनेक्ट किया और यहाँ पे आपका सल्फर आ गया। अगर आपने इसको डबल बॉन्ड O के साथ कनेक्ट किया है तो इसके ऊपर -2 होता है, तो इसके ऊपर +2 आ जाएगा, ठीक है। और जब आपने इसको अपना लोन पेयर डोनेट किया होगा तो इसके ऊपर -2 आया होगा, क्योंकि लोन पेयर देखो, जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर, उस पर नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो -2, और इस -2 की वजह से इसके ऊपर +2। तो यहां देखोगे इस सल्फर पे +4 एंड -2 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, इसलिए इसको हटा दीजिए। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। यहां पे जो ए है और बी है वो दोनों सही है। तो ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती थी, ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती थी। इसमें सल्फर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, -2 +4। इसमें आपका आ रही है सल्फर की 0 एंड +2। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिएगा, Br3 पॉजिटिव है तो ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 में से एक पॉजिटिव का मतलब गया 6 बचे। 6 में से एक इस ब्रोमीन के साथ शेयर किया, एक इस ब्रोमीन के साथ शेयर किया, बच गए 4। 4 का मतलब एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, है ना। स्टेरिक नंबर 4 है। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो ये आपका वैसे तो बेंट है, बट यहाँ पे इन्होंने ये ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है तो टेट्राहेड्रल क्या है किसी, टेट्राहेड्रल। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, टेट्राहेड्रल। अगर बात करते हैं एक आई को सेंट्रल एटम मान लीजिए, आई के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? आई के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक पॉजिटिव का मतलब कितने रह गए भाई, है ना, 6 रह गए। 6 में से एक इस आई के साथ शेयर किया, एक इस आई के साथ शेयर किया, एक ईसाई के साथ शेयर किया, एक ईसाई के साथ शेयर किया, और एक लगा दिया लोन पेयर, एक लगा दिया लोन पेयर। तो ये क्या बना? स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है। स्टेरिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर, तो ये बनेगा sp3d, और sp3d का मतलब होता है tbp। क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या आएगा भाई? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं भाई। अ मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ डाया एटॉमिक मोलिक्यूल, है ना, कोई डायाटॉमिक मोलिक्यूल का मोलिकुलर ऑर्बिटल चेंजेस साइन व्हेन रोटेटेड अबाउट 180 डिग्री अराउंड मोलिकुलर एक्सिस। तो वो कौन सा है? तो ऐसा ऑर्बिटल होता आपका पाई ऑर्बिटल, है ना। ऐसा कौन सा ऑर्बिटल होता? पाई ऑर्बिटल। देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट, ये है। अगर मैं बॉन्डिंग वाला बनाता हूं, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, है ना, ये बात आप देख सकते हैं। और अगर आप इसका एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे फिर एंटी बॉन्डिंग इसका? यहां पॉजिटिव और यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, है ना, ये बन सकता है। तो ये कह रहा है कि साइन चेंज हो जाए 180 डिग्री रोटेट करने पे। मतलब देखो यहां पे अगर आप देखते हैं इसके अंदर से C2 एक्सिस पास करवाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल कर सकता है, ऐसा पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 13, इसको ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। ये कह रहे हैं कि जो डेल्टा बॉन्ड होता है, डेल्टा बॉन्ड, वो किन किन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन सकता है। हमें यह बात तो पता है। अगर आप देखेंगे यहां पे डेल्टा बॉन्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डेल्टा बॉन्ड का मतलब ये होता है कि इसके चारों के चारों लोब्स, है ना, ये चारों के चारों लोब्स, इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल रहा होगा, मतलब दूसरा जो ऑर्बिटल, भाई ये देखो, ये लोब इसके साथ इंटरेक्शन करे, ये लोब इसके साथ ऊपर वाले के साथ इंटरेक्शन करे, नीचे वाला नीचे वाले के साथ इंटरेक्शन करे। ये अगर चारों के चारों लोब्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं, वहां पे डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। डेल्टा बॉन्ड की स्टूडेंट देखो, डेल्टा बॉन्ड का एक बड़ा फेमस कंपाउंड है Re2Cl8 2 नेगेटिव, है ना, यही होता है ना, शायद 2 नेगेटिव ही होता है भाई, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ओएमसी में आपको पढ़ाया जाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में, ओएमसी में मैंने इसको काफी अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे या तो शायद 6 होता होगा भाई, -6, मुझे एग्जैक्ट ये ध्यान नहीं है कि ये क्या है, बट ऐसा ही कंपाउंड होता है ना, Re2Cl8 6 नेगेटिव। अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए कि कौन कौन से ऑर्बिटल आपका डेल्टा बॉन्ड बना सकते हैं, तो dx² - y² एंड dx² - y², ये दोनों भी बना सकते हैं, और dxy भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। इसका A एंड C करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर मान लो कुछ ये जो इस टाइप का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, अगर इसमें आपसे पूछे कि कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल या कौन से ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे, तो यहां सिर्फ बनाता है dxy एंड dxy। यहां dx² - y² नहीं बनाएगा, वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट बन जाता है ना, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से वहां पे जो dx² - y² होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करता है, वो डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता। ये बात ध्यान रखना। इन जनरल पूछे ए और सी दोनों बना सकते हैं। अगर इस टाइप के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जहां पे क्वाड्रुपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे जो डेल्टा बॉन्ड बनता है वो dxy और dxy की ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, ये देखिएगा भाई, ये आपका जो sf6 होता है, sf6, उसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछा था, तो आपकी जो श्रीवर करके बुक आती है एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वहां पे आपको मिल जाएगा।
तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आएगा जी, इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल ये होता है SF6 का। आइए मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूं। देखिए भाई, यहाँ पे ये सल्फर और ये आपका फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन है। तो यहाँ पे अगर 6 फ्लोरीन, तो ये पहले क्या बनाएंगे, LGO, लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल, ठीक है। ए बना, ये 2 E और ये कुछ इस टाइप से ये चीजें बनी। इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, इंटरमिक्सिंग के बाद आपको कुछ ऐसा ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लाइक दैट, ये देखो, ये नॉन बॉन्डिंग वाले निकल गए, ये आपका बॉन्डिंग वाले हैं, ये भी आपका बॉन्डिंग वाले हैं। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना, और ये भी मतलब 8 और 4 12 है ना। लेकिन इसमें अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आता है। तो ये याद ही रखना पड़ेगा भाई, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता और समझाने जाएंगे। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ क्वेश्चन स्किप करने होते हैं अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता, तो उनमें से ये क्वेश्चन था, ठीक है। रेफरेंस बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब है कि वो काफी कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे, और हाईली प्रोबेबिलिटी ये भी होती है अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर अपना 13 के बाद ये 14 हमारा हो गया था, ये हमारा 14। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द करेक्ट नॉन लीनियर होनी चाहिए एंड आइसोस्ट्रक्चरल भी होने चाहिए। I3 नेगेटिव लीनियर होता है भाई, देखो I3 नेगेटिव लीनियर होता है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो ये तो भाई पहली बात क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया, सॉरी लीनियर हो गया, हटाओ इसको। ओके, जैसे I3 नेगेटिव होता है, ऐसे ही ClF2 नेगेटिव भी होता है, ये भी आपका लीनियर होता है, ये भी आपका लीनियर। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। अब बात आ गई है, देखो अगर मैं बात करता हूं I3 पॉजिटिव की, मैं काफी बार स्ट्रक्चर बनवा चुका हूं स्टूडेंट, इसी क्लास में भी मैंने बनवाई होगी। ये टेट्राहेड्रल होती है, बेंट टाइप की होती है, ठीक है। तो नॉन लीनियर तो पक्का है। ऐसे ही आपका ये एग्जिस्ट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन की यहां शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन की यहां शेयरिंग, 2 लोन पेयर, 2 ये आ गया, ठीक है। ये रहा, क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आइसोस्ट्रक्चरल भी है और ये नॉन लीनियर भी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा भाई। द पेयर ऑफ सॉल्वेंट्स इन विच PCl5 डज नॉट आयोनाइज, डज नॉट आयोनाइज। जो PCl5 होता है स्टूडेंट, उसको हम, है ना, उसको हम पोलार कंपाउंड मान के चलते हैं। PCl5 को हम पोलार कंपाउंड मान के चलते हैं, और आप सभी को पता है पोलार कंपाउंड पोलार में ही डिसोल्व करता है ना। तो ये कह रहा है, देखो इनमें से ये दोनों पोलार ग्रुप है, दोनों पोलर नेचर के होंगे। ये पोलर नेचर का है, ये पोलर नेचर का नहीं होता। CCl4 नॉन पोलर होता है भाई, CCl4 जो होता है वो नॉन पोलर होता है, बट इसमें एक तो पोलर आ गया, इसमें ये तो आयोनाइज हो जाएगा। PCl5 CH3Cn में आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बेंजीन है, ये भी नॉन पोलर होता है, और ये CCl4 है, ये भी नॉन पोलर होता है। ये दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं। जब आप PCl5 को इसमें डालेंगे तो लाइक डिसोल्व लाइक का कंसेप्ट लगेगा नहीं, और ये आयोनाइज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए यहाँ पे ये पोलर नेचर का है, बेंजीन नॉन पोलर होता है, लेकिन ये इसके साथ तो डिसोल्व कर ही जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, वेरी गुड क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ SbPH5 एंड PPH5। स्टूडेंट देखो, आपको लगेगा ये जो फास्फोरस है, इसी की ग्रुप में तो एंटीमनी आता है ना। देखो स्टूडेंट, अगर फास्फोरस है PH3, नॉर्मल कहानी लगाओ, जो चलती है वो क्या चलती है, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई, और क्या ज्योमेट्री बन गई, TBP नॉर्मल। अगर फास्फोरस है तो नॉर्मल कहानी चल जाएगी। तो यहाँ TBP आ रहा है। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड बनने का मतलब ही नहीं होता, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड बनने का मतलब ही नहीं होता, ये TBP पक्का ही आएगा। देखो, क्योंकि देखो फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांचों बेंजीन के साथ शेयर कर लिए, ठीक है। तो पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर TBP। अब देखो ये हमें ये लग रहा होगा, देखो क्या ये भी वैसे तो TBP या फिर स्क्वायर पिरामिडल। देखो स्टूडेंट, TBP या फिर स्क्वायर पिरामिडल। अगर आपके पास ये एंटीमनी है, लार्जर ग्रुप इसका हो गया, और इसके साथ आपने लार्जर लिगेंड को अगर लगा रखा है, ये भाई आपको ना रेफरेंसेस मिल जाएंगे,
ये आपको बुक्स में रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो इसकी स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, इसकी स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। हाँ, फास्फोरस की टीबीपी होगी नो डाउट, लेकिन एंटीमनी के साथ अगर आपने पीएस लगा रखा है, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। इसके आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। अगर मैं आपको रेफरेंस दिखाऊं बुक का, तो देखो भाई, मैंने लेक्चर्स में काफी रेफरेंस बेस्ड चीजें आपको पढ़ाई हैं। अभी मैं आपको एग्जैक्ट रेफरेंस दिखा देता हूं। देखो, ये शायद आपका हाउसक्राफ्ट बुक का रेफरेंस रहा होगा। अभी देखिएगा, हाउसक्राफ्ट बुक का रेफरेंस है। यहां पे देखो एस बी, ये हाउसक्राफ्ट का नहीं है, ये तो वो जो श्रीवर करके बुक होती है उसका। ये देखो एस बी पी एच का 5, इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? स्क्वायर पिरामिडल। क्या होती है जी? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। और जो PPH5 वाला होता है उसकी होती है आपका नॉर्मल, जो होनी चाहिए वही, जो नॉर्मल होनी चाहिए वही होती है। तो उसका भी शायद मैंने रेफरेंस लिया था। तो ये उसका रेफरेंस, तो आप यही देख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ सब सब। ठीक है ना। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्क्वायर पिरामिडल होती है SBPH5 की और PPH5 की होती है TBP। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत सिंपल क्वेश्चन, हाइपरवैलेंट स्पीसीज बताइए जो अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर दे। वो हाइपरवैलेंट होते हैं जहां पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जहां 8 से कम होते हैं वो हाइपोवैलेंट होते हैं। तो PF6 नेगेटिव, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 बॉन्ड है। 6 बॉन्ड का मतलब होता है 12 इलेक्ट्रॉन, और 12 इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होते हैं, इसलिए दिस इज हाइपरवैलेंट स्पीसीज। ये क्या है? हाइपरवैलेंट स्पीसीज है। क्वेश्चन नंबर 20 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हैं भाई। अब मैं ये कितनी बार बना चुका हूं, मैं नहीं बनाऊंगा इसको। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी विद लोन पेयर, ज्योमेट्री, देखो ज्योमेट्री वर्ड यूज किया गया, ज्योमेट्री विद लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल आयोडीन। तो इसमें मैंने आपको बताया था ये होता है आपका टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये होता है TBP। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? टेट्राहेड्रल एंड TBP। बार बार पढ़ा चुका हूं भाई मैं। I3 पॉजिटिव को आज की इसी क्लास में मैंने आपको 3 बार बता दिया होगा। I3 नेगेटिव को भी बता दिया। शेप पूछता तो इसकी लीनियर आ जाती I3 नेगेटिव की, और इसकी बेंट आ जाती। बट यहां पे ज्योमेट्री पूछी है, I3 पॉजिटिव sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, I3 नेगेटिव TBP आपका आ जाएगी, है ना। तो ये हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द रीजन फॉर केमिकल इनर्टनेस ऑफ गैसियस नाइट्रोजन। ये कह रहा जो N2 है ना वो काफी इनर्ट होता है, इसके पीछे रीजन क्या है स्टूडेंट? एक तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यानी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये इजिली टूटता नहीं है। तो हाई बॉन्ड एनर्जी एक बिल्कुल इसके पीछे रीजन है। और यहाँ जो होमोलुमो की एनर्जी गैप होता है वो भी काफी कम होता है। होमोलुमो के बीच का जो एनर्जी गैप है वो भी आपका एक इसमें रीजन बनता है। तो ये दोनों ही रीजन बनते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसमें क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 को देखना। ये कह रहा था एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल इज सेम फॉर, किसके लिए होगा? लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, दैट इज 1s2 2s2 2s1 एंड 2p0। ठीक है। लिथियम +2 की लिखिए, तो ये क्या आ गया आपका? 1s1 2s0 2p0। अगर बात करते हैं बेरिलियम +2 की, तो बेरिलियम +2 में होता है 1s2, है ना। और अगर हम बात करते हैं H नेगेटिव की, तो होता है 1s2। अब आपको खुद समझ में आ गया होगा, अब आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि किसके लिए ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। तो बेरिलियम की होती है 1s2, H नेगेटिव की भी होती है 1s2, और यहां पे आप देख सकते हैं एनर्जी सेम होनी चाहिए, सेम, है ना। तो यहां तो देखो भाई, ये जो 2s है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, इसकी तो अलग रही होगी लिथियम की, तो हटाओ इसको। यहां अगर आप देखोगे ये 2s0 है, यहां पे भी आपका 2s0 है। 2s और 2p की आपसे पूछिए, द एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स इज सेम फॉर, किसके लिए वो सेम आपको मिलेगी? किसके लिए सेम वो आपको मिलने वाली है भाई? 1 मिनट रुकिएगा। द एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स इज सेम फॉर, बेरिलियम का 4 होता है, ठीक है, 2 हटा दिए। लिथियम में से
Li3 पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव जब आपने करा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, तो ये रहा। तो 2s देखो यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, और यहां पे भी 0 है। तो इनका तो बनता ही नहीं। देखो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे ना, तो भी आपका फर्स्ट आंसर मुझे यहां पे लग रहा है आपका। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी जाते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो 2s 2p की बात कर रहे हैं, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे आपका 0 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है। तो यही इसका रीजन बनना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से यही इसका रीजन बनना चाहिए। एक बार मैं जरूर इसको वेरीफाई करना चाहूंगा भाई, एक बार मैं इसको वेरीफाई करना जरूर चाहूंगा अपने हिसाब से कि क्या आंसर इसका दिया हुआ है। देखते हैं भाई इसका आंसर कुछ गिवन है भी या नहीं। दिसंबर 13। चलो भाई आप एक बार इसको अपने हिसाब से क्रॉस चेक कर लेना इस क्वेश्चन के ऊपर। अभी मुझे नहीं मिल रहा है इसका, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। मुझे लग रहा है ए होना चाहिए। द एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स इज द सेम फॉर, किसके लिए होगी? 2s और 2p की, है ना। तो भाई इस क्वेश्चन के ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है, इसको आप अपने हिसाब से ढूंढ लीजिएगा कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। अभी मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं इसको। वैसे ऑप्शन एलिमिनेशन इनका तो लगभग देखो क्या लग रहा है, या तो यहाँ पे सेम गलत लिखा हुआ है ना, कुछ न कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रही है भाई मुझे इस क्वेश्चन में, कुछ न कुछ तो गड़बड़ लग रही है। चलो एक बार और मैं एक बार इसको रीचेक करता हूं, एक बार और हम कोशिश करते हैं भाई, ताकि कुछ एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो अच्छी बात है। दिसंबर 13। इसका आंसर बी दिया गया भाई, है ना। इसका आंसर बी दिया गया है, लिथियम +2। देखो ये तो ये समझ में आ भी रहा था कि यहाँ 1s में और इसकी तो एनर्जी अलग अलग आएगी, है ना। इसकी एनर्जी अलग अलग आएगी भाई, क्योंकि यहाँ 2s में इलेक्ट्रॉन है, 2p में नहीं है, इसकी एनर्जी तो अलग अलग होगी, ये तो नहीं होगा। अब है ना ये बात तो, अच्छा एक मिनट रुकना भाई, डिफरेंस था यहाँ पे, ये ना हाइड्रोजन लाइक हो गया ना। देखो एक मिनट, इसमें 1s1 बन गया, तो ये दिस इज हाइड्रोजन लाइक। अगर ये हाइड्रोजन लाइक होता है ना, हाइड्रोजन के लिए जो 2s 2p मतलब n की वैल्यू अगर सेम है तो उनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम रहती है। यस, ये कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया जाता है। ये हाइड्रोजन लाइक नहीं है दोनों, ये और ये हाइड्रोजन लाइक नहीं है, बट दिस इज हाइड्रोजन लाइक। अगर हाइड्रोजन है तो उसके लिए 2s 2p दोनों की एनर्जी सेम होगी, 3s 3p 3d उनकी एनर्जी सेम होगी। हाइड्रोजन के लिए ऐसा होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, इसको भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना था, है ना। आपने इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना था, तो नो स्क्रीनिंग इफेक्ट, 2s 2p की एनर्जी सेम होगी। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका बी आएगा भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं भाई, ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। इफ होमोन्यूक्लियर डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल ओरिएंटेड अलोंग जेड एक्सिस, मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो गई, जेड एक्सिस, मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ px। देखो तो pz और pz क्या बनाते भाई, pz और pz तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वो बनाते सिग्मा pz, क्या बनाते, सिग्मा pz एंड सिग्मा स्टार pz, यानी कि सिग्मा वाला बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते। अब जो px बच गया, px प्लस px, वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे पाई px और पाई स्टार px। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर आपका, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर आपका जेड एक्सिस है, तो px और py दोनों पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे। देखना O2 का 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। अगर आपने इसमें O2 नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5, कम हो गया बॉन्ड ऑर्डर। तो ये कह रहे इंक्रीज करना चाहिए। B2 की बात करता हूं तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
10 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 होता है। अगर आप B2 में आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये जाएगा एंटी बॉन्डिंग में 11 इलेक्ट्रॉन, और 11 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो आपका होता है, एक मिनट रुकिएगा, द मॉलिक्यूल इन विच बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, ये आपका एक मिनट, ये B2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इसके बॉन्डिंग में, हाँ बॉन्डिंग में 2 होते हैं भाई, बॉन्डिंग में 2, इसलिए बॉन्डिंग में हो गए इसके 2, 6 में से 4 जाते हैं, 2 आता है, 2 को 2 से डिवाइड, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा। देखना स्टूडेंट, ये होता है ना ऐसे, तो पहले था ये 2, नीचे तो बैलेंस हो ही गए भाई, 4 बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में, लेकिन ये 2 बॉन्डिंग में थे, एक और बढ़ गया तो 3 हो गए बॉन्डिंग में, तो बॉन्डिंग में 7 हो गए, एंटी बॉन्डिंग में 4 ही रहे, तो आ गया। तो क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका इंक्रीज करेगा। P2 का P2 लाइक दैट N2 ही होता भाई, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, इसको वैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा में पढ़ाया जाता है, बट मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे पढ़ाए हैं। फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 नॉन इक्विवेलेंट पाई इलेक्ट्रॉनिक्स, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज नॉट पॉसिबल, कौन सी टर्म पॉसिबल नहीं है। देखो भाई, जब हम पाई की बात करते हैं ना, ये पाई में आपने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक को +1 एक को -1 माना जाता है। पहली पॉसिबिलिटी कि दोनों को आप सेम स्पिन का माने, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो स्मॉल s होगा स्पिन क्वांटम नंबर, वो आपका 1 होगा, एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 2s+1 होती है, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे देखो, एक +1 एक ये कैपिटल L की वैल्यू क्या हो गई 0, एक +1 एक -1, और कैपिटल L की वैल्यू जब 0 होती है तो ये वाली टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये हो गया, और दोनों अगर हम बात करते हैं भाई, पाई है, पाई बॉन्डिंग अगर है तो पाई, हालांकि जीरेड का कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे, जीरेड अनजीरेड इन्होंने पूछा, तो बी तो पॉसिबल है, बी तो बन गई भाई इजीली, बी तो बन गई इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक की स्पिन को चेंज कर देता हूं ऐसे, तो ये +1, ये आपका +1 और ये आपका माइनस, एल की वैल्यू तो वही रहेगी 0, तो ये रहा जी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अब क्या हो जाएगी, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया, एक +12 एक -12, दैट इज 0। अगर ये 0 हो गया तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई 1, इसका मतलब ये भी पॉसिबल हो जाएगी, इसका मतलब ये भी पॉसिबल हो जाएगी। अगर एक पॉसिबिलिटी ये ली जाए, देखना इन दोनों को, कि भाई एक आपने इन दोनों को ऐसे रखा, एक इन दोनों को आपने ऐसे रखा, ऐसे केस में, तो ऐसे केस में इन दोनों का ही एक पेयर बना लिया, तो यहां पे इन दोनों को साथ में है ना, साथ में आप ट्रीट कर रहे हैं, तो द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पाई में 1 पाई में 1, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज नॉट पॉसिबल। तो L की वैल्यू अगर आप यहां पे देखेंगे, एक मिनट रुकिएगा भाई, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इन दोनों में से, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही है, इसकी भी आपका 3 आ रही है, तो इसके लिए तो L की वैल्यू 2 होती है भाई, इस टर्म के लिए, इस टर्म के लिए L की वैल्यू 2 होती है। अच्छा, इसको अपना ऐसे देखिए, फिर ऐसे ना बना के इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर मैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पेयर अप करवा दूं, तो ये +1 और ये आपका -1 होता है, तो L की वैल्यू आपका यहां पे 2 आ जाए। अगर ऐसा आ रहा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी 3 आ रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं भाई, इन्होंने बोला है ना पाई में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, है ना, देखो, पाई में 1 पाई में 1, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सी टर्म पॉसिबल नहीं होगी, इनमें से कौन सी टर्म पॉसिबल नहीं होगी भाई। एक मिनट इसको देखते हैं, तो वो अरेंजमेंट ठीक बना रहा था मैं। देखो, इसमें पता है ना क्या चीजें होती है, अगर हम इसमें जो L की वैल्यू वो 0 1 2 ऐसे पॉसिबल हो सकती है, तो ये कह रहे हैं कि अगर एक अरेंजमेंट, तो ये जो ये वाली टर्म है ना, ये पॉसिबल हो सकती है, ये वाली पॉसिबल नहीं होगी, ये वाली पॉसिबल नहीं होती। देखो एक मिनट रुकिएगा, इसमें जैसे वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां भरे थे ना हमने, देखो ये मैं बताता हूं कैसे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां भरे थे, ये +1 और ये 0,
तो एल की वैल्यू 2 हो गई थी, एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो ये आ तो रही है, पॉसिबल होती रही है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं होती है भाई। इसके लिए जो है ना एल की वैल्यू 1 होती है, तो 1 आएगा नहीं यहां पे किसी तरीके से, या तो 0 आएगी या 2 आएगी, या 0 आएगी या 2, 1 आएगी नहीं, इसलिए ये वाली टर्म पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाली टर्म पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 25। Among the compounds this which is hydrolyzed easily, इनमें से कौन कौन इजिली हाइड्रोलिसिस शो करेंगे? PCl3 कर लेता भाई इजिली, NF3, NCl3 ये भी कर लेते हैं, बट ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला कंपाउंड ये इजिली हाइड्रोलिसिस नहीं करता। जब ऑक्सीजन इसको अपना लोन पेयर डोनेट करता है जो अनस्टेबल सा कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो इसका जो आंसर आएगा ABD, ABD among the compound A to D those which हाइड्रोलिसिस इजिली, इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस आसानी से हो जाएगा? तो डी तो यहां आ रहा है, डी यहां आ रहा है, डी यहां, डी यहां आ रहा है भाई, ठीक है। हाइड्रोलिसिस इजिली, हाइड्रोलिसिस इजिली। NCl3 इसके पास है ना अपना जो है NCl3 NF3, अब देखो यहां पे भी A दिख रहा है, यहां पे भी A दिख रहा है और यहां पे भी A दिख रहा है। B आएगा या नहीं आएगा? B तो आना है भाई, A और B देखो कहां पे आ रहे हैं, A और B यहां पे भी आ रहे हैं, A और B यहां पे आ रहे हैं, तो ये देखो भाई BCl3 का हो जाएगा फिर हाइड्रोलिसिस, PCl3 का नहीं होता है इजिली, है ना, PCl3 का इजिली नहीं होता क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो है बिस्मिथ का ये थोड़ा सा इजिली हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना ये फोर्थ आएगा भाई, इसका आंसर आएगा फोर्थ, ABC का हाइड्रोलिसिस इजिली हो जाएगा, PCl3 का हाइड्रोलिसिस इजिली नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो कुछ, वैसे तो इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया भाई डिटेल में, 1 मिनट में आपको पढ़ाता हूं, देखते हैं। अब ना एकदम जो चीजें हैं विदाउट कंसेप्ट के बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यह हाइड्रोलिसिस का पूरा टॉपिक पढ़ाया गया था भाई आपको, हाइड्रोलिसिस का पूरा टॉपिक, इसमें एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की गई थी। जैसे इनमें बताया NCl3 और NF3 में से बढ़िया हाइड्रोलिसिस होता है NCl3 का, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से यहाँ पे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी। तो ये जो PCl बता रहे हैं ना, ये अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में ले, इस तरीके से ये बंद, हाइड्रोलिसिस तो इसका भी होता है, हाइड्रोलिसिस तो इसका भी होता है। among the compound A to D those which hydrolyze easily are, वो कौन कौन से हैं? तो यहां तो इसका आंसर सिर्फ डी बोला गया है, यहां इसका आंसर डी बोला गया है, बट यहां तो कुछ अलग ही कहानी नजर आ रही है भाई। इसमें ऑप्शन ही कुछ अलग दे रखे हैं, इसमें आपको ऑप्शन ही कुछ अलग दे रखे हैं भाई, देखो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। इस क्वेश्चन को ही चेक करना पड़ेगा ऑफिशियल आंसर की में भाई, ऑफिशियल पेपर में देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन सही है या फिर नहीं है। ये मिलेगा आपको जून 2013 का क्वेश्चन नंबर 31। भाई ये किसी और के ऑप्शन उठा के रख दिए मैंने यहाँ पे, है ना, ऐसा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। या हटाओ यहां से भाई, ये ऑप्शन ही गलत लिखे हुए हैं, ये पता नहीं किस क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पे रख दिए भाई इस क्वेश्चन में, ये इसके कोई ऑप्शन नहीं है भाई, है ना। तो ये कोई ऑप्शन नहीं, इनमें से पूछा था बस, यही है आपका ABCD। तो इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस इजिली हो जाएगा? तो PCl3 का होता है भाई। ये अगेन मैं मतलब चेंज कर रहा हूं, देखो, है ना, इसका क्या आएगा? डी आएगा, PCl3 का होगा, इनका नहीं होगा इतना इजिली, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और साइज भी इसका मतलब ठीक ठाक है, तो डी का होगा। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा एक बार, ये ऑप्शंस की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें हुई है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते भाई। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर आइडेंटिकल। किनमें लोन पेयर आइडेंटिकल होंगे? इसमें आप निकाल के देखिएगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, 2 लोन पेयर होते हैं, इसमें भी 2 लोन पेयर होते हैं, बस काम खत्म, काम खत्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है और इसकी टी शेप होती है, दोनों के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो द लोन पेयर्स आर आइडेंटिकल इन द पेयर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा जी किस किस की प्लेनर स्ट्रक्चर होती है? कार्बोनेट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो प्लेनर स्ट्रक्चर आएगी। SO3 की भी sp2 होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर आएगी। XeO3 पिरामिडल होता है और NO3 नेगेटिव भी आपका देखो भी प्लेनर ही होगा, वो भी क्या होगा? प्लेनर। तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई कार्बोनेट की तो कुछ ऐसी ज्योमेट्री बनती है, कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अरे भाई XeO3 कहां से आ गया? XeO3 नॉन प्लेनर होता है, XeO3 नॉन प्लेनर होता है, XeO3 नॉन प्लेनर होता है। क्या करेक्ट आंसर आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा जी? डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें आप इसको कुछ ऐसा दिखा सकते हैं SO3 को, और NO को अगर आपको दिखाना है एक कोऑर्डिनेट और O के ऊपर नेगेटिव, ये आपका NO3 हो गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से। When hydrogen atom is placed in electric field along y-axis, इसका मतलब internuclear axis y-axis, orbital that mix most with the ground state 1s orbital। तो भाई अब देखो, अगर internuclear axis y है तो बताइए कि 1s के साथ कौन सा orbital combination दिखाएगा? तो पक्का ही 2py दिखाएगा भाई, है ना, पक्का ही 2py दिखाएगा। जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है उसी का p ऑर्बिटल 1s के साथ क्या दिखाता है? कॉम्बिनेशन दिखाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 लोन पेयर पूछ रहा है जिसमें कितने होते हैं? कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूं, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसमें लोन पेयर की बात की जाए, है ना, लोन पेयर भाई देखो, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं। तो लोन पेयर तो इसमें 3 होते हैं, लेकिन लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो वो 6 हो जाएंगे। कितने? एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई काफी बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है ना, लोन पेयर तो 3 है और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ये कह रहे हैं जी पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाना है। ये है ई कोई आपका और ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या होता है आपका? 2p में इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन है भैया, है ना, यहां 2p में लोन पेयर है और इसके पास होता वैकेंट डी ऑर्बिटल, इस ई के पास ना वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये क्या करता है? यहां से अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो ये कह रहे हैं बताइए पी पाई डी पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां पे होगी? स्टूडेंट हमें ये पता है कि क्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है और यहां पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, क्लोरीन का साइज छोटा है तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो स्ट्रेंथ भी उसी बॉन्ड की अच्छी होगी। क्लोरीन वाले की सबसे अच्छी, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस और फिर सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आपको बताना है कि किसकी डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या रहेगा? NH3 और NF3 में से। ध्यान दीजिएगा भाई, ये फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन और ये एक फ्लोरीन, यहां पे हमने लगाया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और ये रहा आपका लोन पेयर। देखिएगा ध्यान से। अब यहां पे बात करोगे, एक डायरेक्शन ये हो गई, दूसरे डायरेक्शन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फ्लोरीन, तो यहां पे ये कैंसिल आउट करेंगे। इसके डायरेक्शन यहां, इसके डायरेक्शन यहां, इसके डायरेक्शन यहां, इसके डायरेक्शन यहां, तो सारे के सारे एक डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो NF3 की NH3 से ज्यादा नहीं होती, हटा दीजिए, है ना। NH3 की NF3 से ज्यादा होती है, बिल्कुल ठीक है। NH3 की NF3 से ज्यादा होती है, बिल्कुल ठीक है। NF3 की ज्यादा नहीं होगी ये रहा। और जब आप वाटर को देखते हैं तो ये यहां, ये यहां, एक लोन पेयर यहां आएगा, एक लोन पेयर यहां आएगा, इस ये यहां गया जी आपका, ये भी यहां गया और ये आपका यहां गया और ये आपका यहां गया। अब बात आती है इनमें से कि भाई वाटर की ज्यादा होगी डाइपोल मोमेंट या फिर वाटर की कम होगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे यहां पे पूछा है, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां पे बेसिकली स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं NH3 की नो डाउट ज्यादा होगी। अब देखो इन दोनों का कंपैरिजन बन रहा है NH3 का,
तो ये भी इसका जो मैग्नीट्यूड है इतना ज्यादा हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा भाई, मैंने आपको पहली 1-2 क्लासेस में भी ऐसे क्वेश्चन करवाए कि कौन सा अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे। मैंने आपको बताया था डेल्टा एस की वैल्यू 0 होनी चाहिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए, डेल्टा एल की वैल्यू या तो 0 हो या फिर ±1 होनी चाहिए। अगर ये है तो वो आपका अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। तो पहले में देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 है, यहाँ 2 है, हटा दो इसको। तो ये हटते ही ये ए हट गया, हटाओ बस ये 2। अब के बाद क्या आ गया जी, सी डी तो कन्फर्म है, सी और डी तो कन्फर्म है। अब बी को देख लो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, इसके लिए जो कैपिटल एल की वैल्यू है वो 0 होती है और इसके लिए 1 होती है, यानी कि बी भी पॉसिबल है। यहां पे देखना, अब सी हो गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम, कैपिटल एल की वैल्यू डेल्टा एल की वैल्यू 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम, डेल्टा एल की वैल्यू 0। इसके लिए जो वैल्यू होती है वो 0 होती है और इसके लिए 2 होती है, इसलिए यहां पे गड़बड़ हो गई, इसलिए ए आंसर नहीं आएगा, इसको हटा दीजिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 32 का आपको 33 का आपको बताना है भाई। 33 का, द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NO और CO। NO में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, तो 14 तक बॉन्डिंग में आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। CO के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक 0 इलेक्ट्रॉन जाएगा बॉन्डिंग में, सॉरी एंटी बॉन्डिंग में। 14 तक तो आपको पता ही है ना अरेंजमेंट क्या होती है, 8, उसके बाद 6 भरे जाते हैं बॉन्डिंग में 14, और 15वां जो इलेक्ट्रॉन वो पक्का ही एंटी बॉन्डिंग में गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगेन देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 है, वही स्पिन वही पूछ रहा आपसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो कि अलाउड होंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 3, ये अलाउड नहीं होगा, 1 को हटा दीजिए। ए हटते ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ए हटते ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो बी 1 1, ये भी एल की वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0, अनजीरेड से जीरेड अलाउड होता है, अनजीरेड से जीरेड, और पायरिटी साइन भी सेम होना चाहिए। 1 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, यहाँ पे सी नहीं इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इसके लिए एल की वैल्यू 2 होती है और इसके लिए 0 होती है, तो डिफरेंस 1 नहीं आ रहा था, और डी तो होगा ही। फिर क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। Among the flowing pairs, those in which both species have similar structure, this is azide ion. Azide ion के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था भाई कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है। कैसे स्ट्रक्चर पढ़ाई थी इसकी? लीनियर स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई गई थी, लीनियर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और XeF2 की भी लीनियर होती है, तो ए ए ए ठीक लग रहा है, हटाओ इसको। ये जो बनेगा ना, ये स्क्वायर प्लेनर होता है भाई, स्क्वायर प्लेनर, ये भी स्क्वायर प्लेनर होता है ना, ये भी स्क्वायर प्लेनर होता है, ये भी स्क्वायर प्लेनर, बट यहां पे लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर 2, इसमें नहीं होते कोई लोन पेयर वाला कंसेप्ट। देखते हैं, इसकी होती है ट्रायंगुलर प्लेनर और इसकी होती है पिरामिडल। डी नहीं आएगा, डी हटा दो, डी वाला पहले ही हट चुका है। इन दोनों की होती है बिल्कुल सिमिलर भाई, नहीं एक मिनट रुको, यहां पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है, दोनों की अलग अलग आएगी। सी को हटाओ, जहां सी है उसको हटाओ, तो क्या बच गया? ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। देखो ClF2 की जो बनेगी ना, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, एक लोन पेयर यहां पे, एक लोन पेयर यहां पे, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज टेट्राहेड्रल, और इसकी बनेगी लीनियर, तो सी नहीं आएगा, और सी नहीं आते ही ए इज द करेक्ट आंसर, और कोई बचता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, लोन पेयर बताओ भाई जिसपे 2 लोन पेयर हो, है ना, इनमें से आपको वो स्पीसीज बताने। SF के पास 1 होता है, सीसो ज्योमेट्री होती है। BF के पास 0 होता है, इसके पास भी 2 होते हैं और इसके पास भी दोनों स्क्वायर प्लेनर होते हैं। अमंग दीज नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग 2 लोन पेयर, तो ऐसे जो है 2 आ रहे हैं भाई हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इनका बॉन्ड एंगल सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसके पास 0 लोन पेयर, इसके पास 1 और इसके पास 2, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा इसका, फिर इसका और फिर इसका। तो ये कह रहा है क्या बॉन्ड एंगल सेम होंगे? बिल्कुल भी बॉन्ड एंगल सेम नहीं होंगे भाई। तो बॉन्ड एंगल यहां पे बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे। बॉन्ड डिस्टेंस सेम होंगे, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी। यस, क्या होगी?
हाइब्रिडाइजेशन, शेप भी सेम नहीं होगी, इसके टेट्राहेड्रल, इसकी पिरामिडल, इसकी बेंट, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएगी, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएगी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे पहुंच गए हैं भाई, तो इसका आपको वो बताना है। तो दिस इज ए, दो 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 दो, ये B2 है, B2 है ना, B2, और यहां पे ये दो इलेक्ट्रॉन, एक इसमें भर का, एक इसमें पाई अनजीर्ड में, पाई अनजीर्ड में। देखो स्टूडेंट, जब आपने यहां पे दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं +1, ये -1 होता है, और दोनों अनजीर्ड अनजीर्ड की जब मल्टीप्लाई करते तो जीरड आता, मैंने ये बात बताई थी। यहां पे भी जीरड, यहां पे भी जीरड, यहां पे भी जीरड, यहां पे भी जीरड, ठीक है। एल की वैल्यू यहां 0 होगी, तो ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहां 3 होगी, क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हटा दो, इसको हटा दो। यहां पायरिटी साइन नेगेटिव है, यहां पायरिटी साइन पॉजिटिव है। इस पायरिटी साइन को कैसे देखते हैं भाई, आप ये देखो, होमो में अगर होमो आपका पाई है, पाई में इलेक्ट्रॉन है ना, पाई में इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे देखी जाती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है तो आपका आता है पॉजिटिव साइन, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 नहीं है तो आता है नेगेटिव साइन। इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, नेगेटिव पायरिटी साइन यहां पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे बढ़ते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू वेसपर थ्योरी, आइडियल स्ट्रक्चर, आइडियल टेट्राहेड्रल, कौन सा आइडियल टेट्राहेड्रल होगा? आइडियल टेट्राहेड्रल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, है ना। S2Cl2 तो अलग कहानी बनती है। सल्फेट को भी बोला जा सकता था भाई, सल्फेट को भी S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, O के ऊपर नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव। According to Weisser theory, the molecule ion having ideal tetrahedral shape, इसकी तो टेट्राहेड्रल होती ही नहीं भाई, TBP ज्योमेट्री होती है इसकी, तो इसकी भी टेट्राहेड्रल होती है और इसकी भी टेट्राहेड्रल होती है। आइडियल, देखो आइडियल का मतलब है सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए, यहाँ पे सराउंडिंग अलग है, तो दिस इज आइडियल, दिस इज नॉन आइडियल, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, और यहाँ पे सराउंडिंग एटम सेम है सारे, तो इसलिए दिस इज आइडियल एंड दिस इज नॉन आइडियल। तो क्या आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, N2 का हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो कौन सा होता भाई? 8 और 6 14, यानी कि सिग्मा 2p z होता है। अब यहां पे एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, तो कौन सा हो जाएगा? सिग्मा 2px। पाई नहीं होता, एंटी बॉन्डिंग नहीं होता, ये नहीं होता, बात खत्म। O2 पॉजिटिव में होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, एक एंटी बॉन्डिंग में होता है, और एंटी बॉन्डिंग कौन सा? पाई स्टार 2p y। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, हाईएस्ट, द मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर एंड हैज अ लीनियर शेप। इसकी लीनियर शेप होती है और 3 लोन पेयर होते हैं इसमें भाई, है ना। कितनी बार पढ़ा चुका हूं, अब सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए आपको। कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। तो लीनियर शेप होती है और सबसे ज्यादा लोन पेयर। तो जी ये थे हमारे केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 3 वीडियो में कवर किए हैं। ऑलमोस्ट 90+ क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 2-4 क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट आया है तो आप अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई बढ़िया रेफरेंस मिले जो मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। होप कि इन क्वेश्चन से आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपकी काफी अच्छी रिवीजन हो जाएगी, और आप भी इन वीडियोस को काफी पसंद कर रहे हैं, आपको भी, आपकी भी हेल्प हो रही है। एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प इन वीडियोस से मिलेंगी। तो ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक का चैप्टर होगा हमारा एसिड बेस केमिस्ट्री। लगभग उसके क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।